तो चैप्टर नंबर 5 है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, है ना। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है, एक बात को सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉलेज ऑफ दो कॉन्सेप्ट जो है उसको प्री रिक्विजिट आप मान के चलो। प्री रिक्विजिट का मतलब दो चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर में डील करना चाहते हैं तो। वन इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो आप जानते हैं, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ ऑफ लीवरेज। आप लीवरेज भी जानते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी जानते हैं, दोनों चैप्टर्स को हम कवर कर चुके हैं, राइट। तो इसका नॉलेज होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल जानकारी होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भी और लेवरेज के भी, है ना। दोनों का यूज़ करेंगे हम बेसिकली जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं तो, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस चैप्टर का बड़ा बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिसाइड द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। हमें क्या करना है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है। इससे रिलेटेड डिसीजंस आपको यहां लेने होते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ ये हम सीखेंगे इन ड्यू कोर्स, है ना। इसके बारे में हम सीखेंगे, यही हमारा ऑब्जेक्टिव होगा बेसिकली। मोर और लेस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ेंगे वो सब का सब कॉन्सेप्ट हमें किधर लीड करेगा, टुवर्ड्स मेकिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जरा गौर करना, ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले आप क्या करो, इस बात को समझो कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। जानते हो ना कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। तो जरा दोनों शब्दों पे गौर करते हैं। एक है कैपिटल, दूसरा है स्ट्रक्चर। इट मीन्स व्हाट, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, बनावट। तो किसकी बनावट की हम बात कर रहे हैं, हम कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल के बनावट की बात कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर इसी को कहते हैं बेसिकली। वी हैव टू डिसाइड कि हमारा जो कैपिटल कंपोजिशन है हमारी कंपनी में वो कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, है ना। स्ट्रक्चर का मतलब हम बात कर रहे हैं किसके, कंपोजिशन की। हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन कैसा होना चाहिए। अब जब हमने कंपोजिशन की बात की तो इसका क्या मतलब हो गया वालक, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द बनावट, है ना। इसका मतलब कैपिटल में देयर आर मोर देन वन एलिमेंट। जब एक एलिमेंट ज़्यादा होगा तभी तो आप उसके प्रोपोर्शन की बात करोगे, उसके कंपोजिशन की बात करोगे, उसके बनावट की बात करोगे, और निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट होता होगा आपके बिजनेस पे, तभी ये रेलेवेंट है। अगर इम्पैक्ट नहीं होता होगा कैपिटल के स्ट्रक्चर का तो शायद हम पढ़ ही नहीं रहे होते। फिर तो क्या फ़र्क पड़ता है हम कहाँ से कैपिटल सोर्स करते हैं, राइट। सो अगर कोई भी बिजनेस, आप ऐसे सोचो, मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप एक स्टार्टअप करने जा रहे हैं। जब आप स्टार्टअप करने जाओगे तो आप देखोगे कि आपको रिक्वायरमेंट होगी, है ना। यू विल बी रिक्वायरिंग व्हाट, रिक्वायरमेंट ऑफ फंड। चाहिए ना फंड, क्या चाहिए हमारे को, फंड चाहिए। अब सवाल कितना चाहिए वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन यहाँ नहीं है। मैटर ऑफ डिस्कशन है कि अगर मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज द फंड यू आर रिक्वायरिंग। तो ये फंड आप कहाँ से प्रोक्योर करोगे, ये फंड कहाँ से आएंगे, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू सोर्स दीज फंड्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू सोर्स इट। हम इसे कहाँ से लाने जा रहे हैं, लाने जा रहे हैं, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू सोर्स इट। ये फंड का इंतजाम कहाँ से करेंगे, राइट। कई सारे तरीके हो सकते हैं फंड का इंतजाम करने के लिए, बट इसी बात को हमें क्या करना होता है, यहाँ देखना होता है फ्रॉम वेयर वी कैन गोइंग टू सोर्स इट। और जब आप कहते हैं ना फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू सोर्स इट, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट कौन सा डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। किसकी हम बात कर रहे हैं, हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है ना। यहाँ जरा देखो, आप क्या देखते हो कि पहला जो वाइटल है वो है रिक्वायरमेंट, मतलब हमारे को कितने अमाउंट की आवश्यकता है ना, व्हाट अमाउंट इज रिक्वायर्ड। और सेकंड जो वाइटल एस्पेक्ट हमारे सामने बन के आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है हमारे को 1 लाख रुपए की, ये 1 लाख रुपए हम कहाँ से लाएंगे, है ना। दैट डिसीजन इज कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि अंडर द फाइनेंसिंग डिसीजन वी डिसाइड द अमाउंट एंड एज वेल एज द सोर्स ऑफ द अमाउंट, कहाँ से हम उसको सोर्स करने जा रहे हैं। और इसी फाइनेंसिंग डिसीजन को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर।
इसी को हम क्या बुलाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बुलाते हैं। तो फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब वी आर गोइंग टू डिसाइड आवर कैपिटल स्ट्रक्चर। तो जरा देखो, हमारे को 1 लाख की आवश्यकता है ना, वी रिक्वायरिंग 1 लाख, तो फ्रॉम वेयर वी कैन सोर्स द फंड, है ना, हम फंड कहाँ से सोर्स करेंगे, राइट। इसी पे हमें यहाँ डिस्कशन करना है। इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें इस एग्जाम्पल के साथ, देखो इस चैप्टर में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हमारे को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसको हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे को क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर का। सेकंड, कैपिटल स्ट्रक्चर की कुछ थियरीज हैं, उन थियरीज को हमें कवर करना है ना, और यही हमारा एरिया ऑफ क्या होगा, फोकस होगा। इन्हीं थियरीज से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, यही हमारा एरिया ऑफ फोकस होगा। सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट, थियरीज। अब थियरीज में प्राइमरीली हम 5 थियरीज को यहाँ रखेंगे, और उसके बाद एक ट्रेड ऑफ थियरी होता है, दैट ऑल्सो वी हैव टू कवर। हालांकि वो भी थियरी का ही पार्ट है, बट मैं इसको सेपरेटली रख रहा हूँ। एक होता है ट्रेड ऑफ थियरी और एक होता है पैकिंग ऑर्डर थियरी। ये हमारा कंप्लीट कवरेज होगा, ठीक है। हमें करना क्या है बेसिकली, इसके अलावा आपका ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस भी है, तो इसी का पार्ट हो जाएगा, उसको हमें अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है, बट हाँ क्यों ना मेंशन कर दें। ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस, ईबीआईटी, ईपीएस, एमपीएस एनालिसिस, ये मेजर एस्पेक्ट है, ठीक है। थियरी पार्ट को हम अभी ओमिट करेंगे, जाहिर सी बात है। हमारा प्राइमरी कंसंट्रेशन कहाँ रहेगा, न्यूमेरिकल साइड पे रहेगा, और न्यूमेरिकल साइड पे ही हमें क्या करना है, फिलहाल काम करना है। सो वी हैव द कॉन्सेप्ट, वी हैव द थियरीज, वी हैव द ट्रेड ऑफ थियरी, पैकिंग ऑर्डर थियरी एंड द ईबीटी, एमपीएस एंड ईपीएस एनालिसिस। अब जरा ध्यान देना, थियरीज की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव वेरियस थियरीज और रिगार्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा प्राइमरी फोकस यही होगा, तो टोटल 5 थियरीज को आप ध्यान में रखोगे। हाउ मेनी थियरीज, 5 थियरीज। 5 बोल लो या 4 बोल लो, कभी कभी क्या होता है, हमें एमएम अप्रोच एक है, एमएम अप्रोच 2 तरह से, विद टैक्स, विदाउट टैक्स, राइट। तो अगर आप विद टैक्स विदाउट टैक्स को एक साथ रखते हैं तो 4 हो जाएगा, अदरवाइज आप 5 मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज एनआई अप्रोच। यू नो व्हाट इज एनआई, क्या कहते हैं इसको, नेट इनकम। ये हो गया हमारा नेट इनकम अप्रोच। द सेकेंड थियरी वी विल बी कवरिंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच, net income and traditional approach. The third is your NOI, net operating income approach, and fourth one is your MM approach. जैसा मैंने आपको बताया कि MM अप्रोच में हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। MM अप्रोच में हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं, एक है विद टैक्स और एक है विदाउट टैक्स। with tax and without tax. कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए, एनआई ट्रेडिशनल, एनओआई, एमएम। एमएम 2 तरह के होते हैं, विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स। दोनों को अगर हम लेके चलें तो 4th में रख दो विद टैक्स को, हालांकि ऐसा होगा नहीं, सीक्वेंस थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लूंगा इसका। एमएम अप्रोच, विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स, ठीक है। फुल फॉर्म बाद में देखेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो हम क्या कह रहे थे कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, सीधा सीधा कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है, 2 चीज़ों की हम बात कर रहे थे कि कितना अमाउंट कहाँ से हम सोर्स करेंगे फॉर आवर बिजनेस। बिजनेस रन करने के लिए हमारे को पैसे चाहिए, बिजनेस रन करने के लिए हमारे को पैसे चाहिए। तो सवाल उठता है कि जो हमारे को पैसे चाहिए वो पैसे हम कहाँ से लाएं। तो हमने कहा था हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में कि हमारे को 1 लाख रुपये चाहिए, ठीक है। दिस इज द अमाउंट वी आर रिक्वायरिंग।
अब सवाल आता है कि ये 1 लाख रुपए हम कहाँ से प्रोक्योर करें, है ना, ये हम कहाँ से प्रोक्योर करें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं आप बताओ मुझे। पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारी जेब में 1 लाख रुपए हैं, हमारे पास टोटल 1 लाख रुपए की सेविंग है, हमने क्या किया, उसको बिजनेस में लगा दिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बाहर से हमारे को किसी से किसी तरह की आवश्यकता नहीं हुई, हमारा खुद का फंड था ना, हमने क्या कहा, ओन फंड था, और ओन फंड को हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अगर ये ओन फंड था, इसका मतलब ये किसका फंड था, तो आप कहते हैं सर ये ओनर्स फंड था। किसका फंड था, ओनर्स फंड था, मतलब मैं ओनर हूं और मैंने ही क्या किया, अपने सारे पैसे, 1 लाख रुपए की जरूरत थी हमारे को, 1 लाख रुपए हमने क्या कर दिया, लगा दिया बिजनेस में। सो दैट्स अ वन एस्पेक्ट, है ना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है मेरी, 1 लाख की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब जरा सोचो क्या होगा, हम कहते हैं एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम सारा का सारा पैसा खुद लगा दें, तो दैट्स वन सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ये हमारा एक सोर्स बन गया। बट देयर इज ऑल्टरनेटिव ऑल्सो पॉसिबल, कि मान लो अगर हमारे पास पैसे नहीं है, एज्यूम करो हमारे पास पैसे नहीं, इतने नहीं है, 20,000 रुपये है, या हमारे पास इतने हैं भी तो भी हम इतना अपना पैसा नहीं लगाना चाहते, अदर एक्सपेंसेस भी है ना, अदर एक्सपेंसेस भी हैं, तो आप कहते हो कि ये पूरा का पूरा पैसा मैं खुद नहीं लगाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं बाहर से कुछ बोरो करूं, है ना। बैंक का ऑप्शन है, हम जा सकते हैं बैंक में और लोन ले सकते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है हमारे पास कि हम आउटसाइडर से पैसे लें, है ना, बैंक हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटसाइडर हो जाएगा, सो हम आउटसाइड बोरोइंग्स की बात कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। हम क्या कर सकते हैं, हम आउटसाइडर से ले सकते हैं, हम किसी से फंड बोरो कर सकते हैं। तो अगर हमने फंड बोरो किया तो क्या ये हमारा फंड रहा, नहीं रहा ना, ये हमारा फंड नहीं रहा, ये हम पे क्या आ गया, डेट आ गया, क्या आ गया, डेट आ गया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेट, ये मेरा क्या है, ये मेरा डेट है। तो दोनों चीजें पॉसिबल है ना, हम ओनर्स फंड को यूज कर सकते हैं, अपने खुद के फंड को यूज कर सकते हैं, या हम आउटसाइड से बोरो कर सकते हैं, हम डेट लेके आ सकते हैं, ठीक है। अगर हमने ओनर्स फंड को यूज किया, इसी को क्या कहते हैं बालक, दिस इज कॉल्ड एज इक्विटी, ये मेरा क्या हो गया, इक्विटी हो गया। और अगर हमने बाहर से बोरो कर लिया, दिस इज कॉल्ड एज डेट। तो ये दो ऑप्शंस हमारे पास प्राइमरीली होते हैं जिससे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं, वन इज द डेट एंड वन इज द इक्विटी। अब सवाल ये आता है कि हम कहां से फंड करें अपने बिजनेस को, हम ऐसा कर सकते हैं ना। अब देखो क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं, अगर हम इसको ए बोल दें, और इसको ए और बी क्यों बोलें, इसको हम एस बोल दें, एस मीन्स शेयर्स, और इसको डी बोल दें, डी मीन्स डेट, एस मीन्स शेयर्स एंड डी मीन्स डेट। तो देखो क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या ऑप्शंस है आप मेरे को बताओ। ऑप्शन वन क्या हो सकता है, हमने कहा सर 100% इक्विटी, है ना। अगर 100% इक्विटी हुआ तो इसका मतलब डेट का पोर्शन क्या हो जाएगा, 0% डेट। ऑप्शन टू देखो, ऑप्शन टू क्या हो सकता है, 50% मान लो शेयर्स ले लेते हैं और 50% डेट ले लेते हैं, या हम किसी भी रेशियो में डेट और इक्विटी को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं कि या तो हम क्या करें, कंप्लीटली 100% इक्विटी से सोर्स कर लें पैसा, या फिर हम इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन को यूज करें, या फिर हम इक्विटी एंड डेट के कॉम्बिनेशन को यूज करें। चूंकि ये स्टार्टअप है तो ये डिसीजन हमें लेना होगा, तो हो सकता है हम इक्विटी डेट के कॉम्बिनेशन को यूज करें, या हो सकता है हम पूरा का पूरा पैसा क्या कर ले, इक्विटी से सोर्स कर ले। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, इससे क्या फर्क पड़ जाता है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं हमारे को तो पैसा चाहिए था ना, कहीं से भी आए, क्या फर्क पड़ता है कहां से आए, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि हम जो पैसा ला रहे हैं वो इक्विटी से आ रहा है या वो डेट से आ रहा है। रिस्क ज्यादा हो जाएगा, फ्यूचर के लिए हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, और कुछ। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, है ना, इसका जवाब हमारे को ढूंढना है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द डेट एंड इक्विटी, और किससे हम कितना फंड प्रोक्योर करना चाहते हैं या हमें करना चाहिए, इसी को हमें डिसाइड करना होता है। हमें यही डिसाइड करना होता है कितना इक्विटी कितना डेट, और इसी को हम बेसिकली कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इक्विटी। अगर हम इक्विटी की बात कर रहे हैं, हम ओनर्स फंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसमें हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, और एक तरह का और शेयर होता है ना,
फिक्स लायबिलिटी के साथ आता है उसको क्या कहते हैं? प्रेफरेंस शेयर। तो ये इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द रिटेन्ड अर्निंग। वो किधर जाएगा? वो भी ओनर फंड ही होता है, वो भी इक्विटी का पार्ट है। वो किसका पार्ट है? इक्विटी का पार्ट है आपका रिटेन अर्निंग भी, तो उसको हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। सो अगर मैं प्राइमरीली कहूं आपसे कि कितने मेजर सोर्सेज हो गए, आप क्या बोलोगे? एक हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और एक हो गया आपका डेट। अगर मैं और समराइज्ड वे में पूछूं आपसे कि कितने टाइप हो गए, तो आप क्या बोलोगे? दो ही टाइप है सर, एक बाहर से फंड आता है, एक खुद का फंड होता है। खुद का फंड हुआ तो इक्विटी हो गया, बाहर से फंड आया तो डेट हो गया। और हमें यही डिसाइड करना होता है कितना इक्विटी कितना डेट, है ना, कीपिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू फ्यू थिंग्स। अब वो चीजें क्या हैं, हम किस आधार पे इसको डिसाइड करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। यानी कि अगर मैं बालक अब आपसे कहूं कि क्या सोर्सेज हो सकती है हमारे पास फंड की, जब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो कितने सोर्सेज हो गए हमारे पास? तो आपने कहा सर सबसे पहले आपके पास क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहला हो गया आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा हो गया आपके पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और तीसरा हो गया आपके पास डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये तीन सोर्सेज हैं हमारे पास, राइट। अब इन तीन सोर्सेज को हम कैसे सेलेक्ट करें ताकि एक ऐसा कैपिटल मिक्स हो हमारे पास जो हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद हो, है ना, जो हमारे बिजनेस के लिए क्या हो? फायदेमंद हो। तो सबसे पहले हमें तो ये डिसाइड करना होगा अब कि हमारे बिजनेस के लिए फायदेमंद होने की बात क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। यानी कि इस पूरे प्रक्रिया में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? याद करो, कोई भी फर्म क्या करना चाहता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बेसिकली? एफएम के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? सो वी आर डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम चाह रहे हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, तो एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? याद करो, एक टर्म हमने सीखा था, वैल्यू। एफएम क्या करता है? फर्म के वैल्यू को बढ़ाने की बात करता है या घटाने की बात करता है? तो हम कहते हैं सर फर्म के वैल्यू को बढ़ाने की बात करता है एफएम। तो हम कहते हैं जाहिर सी बात है, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने फर्म के वैल्यू को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। सो फर्म के वैल्यू को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, ये बताओ? किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हैं? किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू की बात करें तो फर्म के मार्केट वैल्यू को हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये यहां ये आता है कि हम फर्म के मार्केट वैल्यू को कैसे इंक्रीज करें, और क्या फर्म के मार्केट वैल्यू पे कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इंपैक्ट होगा, है ना। इसी सवाल का आपको क्या करना है? जवाब ढूंढना है कि क्या डेट इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन से हमारे मार्केट वैल्यू पे कोई इंपैक्ट होगा? तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है कि होने जा रहा है, बस इसी बात को हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस जो है फर्म का, मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस है जो फर्म का, इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? इसको हम बढ़ाना चाह रहे हैं। इसको हम क्या करना चाह रहे हैं? बढ़ाना चाह रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है कि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट फर्म के मार्केट वैल्यू पे होगा क्या? वैल्यू ऑफ फर्म पे होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंपैक्ट? किस कैपिटल का क्या कॉस्ट है, इसका इंपैक्ट वैल्यू पे होगा? होगा ना। अच्छा ये रिलेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू का रिलेशन कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कैसा होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए? क्योंकि हम क्या कहते हैं, जितना ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका हाई होगा, जाहिर सी बात है उसका इंपैक्ट आपके वैल्यू पे पड़ेगा। मतलब आपका जो ओवरऑल अर्निंग है, आपका जो नेट प्रॉफिट है, उस पर इंपैक्ट होगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग टू अंडरस्टैंड। और हम कहते हैं इसका इंपैक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे होगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ मेरे को? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाऊं, अगर मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाऊं, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ाना। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा? अकॉर्डिंगली डिक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ फर्म अकॉर्डिंगली क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो बेसिकली अगर हम कहें कि क्या कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपैक्ट वैल्यू पे होता है क्या किसी फर्म के, तो आप जाहिर सी बात है आप बोलोगे हाँ होगा।
क्योंकि हर एक फंड का जो कॉस्ट होता है ना वो अलग अलग होता है, हर एक फंड से एसोसिएटेड जो रिस्क होता है ना वो अलग अलग होता है। तो जब आप सोर्सेज को डिसाइड करते हैं, जब आप सोर्सेज को डिसाइड करते हैं ना, तो सोर्सेज को डिसाइड करते वक्त कीपिंग 3 एस्पेक्ट्स इन माइंड, हमेशा याद रखना 3 चीजों को हम जरूर दिमाग में रखते हैं जब हम सोर्सेज को डिसाइड करते हैं, तभी जाके हम एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन कर पाएंगे। वो 3 एस्पेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला एस्पेक्ट है फंड का कॉस्ट। फंड का कॉस्ट यानी कि जो फंड हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसका कॉस्ट क्या होगा। कोई फ्री में तो आपको पैसा देगा नहीं, अगर इक्विटी भी आप इश्यू करते हैं तो भी उसका कॉस्ट आएगा, अगर आप डेट इश्यू करते हैं तो भी कॉस्ट आएगा, प्रेफरेंस शेयर में भी कॉस्ट आएगा, तो पैसा फ्री में तो मिलने नहीं जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है फंड का कॉस्ट होता है, और फंड का जितना ज्यादा कॉस्ट होगा हो सकता है वो हमारे लिए क्या हो जाए, घातक हो जाए, राइट। सो दैट वी हैव टू कंसीडर। नंबर 2, द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब यहां क्या है? कंट्रोल का मतलब है हम पैसा तो मंगा रहे हैं, बट ऐसा ना कि ये पैसा मंगाने के चक्कर में हमारे हाथ से हमारा बिजनेस ही चला जाए। आप 1 लाख की कैपिटल से आप एक बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, क्या आप चाहोगे कि ये बिजनेस 6 महीने में आपके हाथ से निकल के दूसरे के हाथ में चला जाए? आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। सो कंट्रोल जा रहा है क्या, और जो पैसा देता है उन सबके अलग अलग इंटेंशंस होते हैं, उन सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जाहिर सी बात है। सो आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि जो मैं डिफरेंट सोर्सेज से पैसा ला रहा हूं, इस पैसे से मेरा कंट्रोल तो डाइल्यूट नहीं हो रहा है ना। एंड ऑफ कोर्स रिस्क, हर एक सोर्स ऑफ फंड के साथ क्या होता है, रिस्क एसोसिएटेड होता है, और अकॉर्डिंगली हमें क्या करना होगा, हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा फंड हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। चलो एक काम करते हैं, यही हम एक कंपैरेटिव चार्ट बनाते हैं। पहला क्या है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, यहां रख दिया मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल, इसी को हम टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो हमने कह दिया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और फिर हमारे पास क्या है, डेट है, देन वी हैव द डेट, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, है ना। और हम देखते हैं कि क्या इन फंड में, इन तीनों एस्पेक्ट में कोई डिफरेंस है क्या। कॉस्ट कंट्रोल की अगर हम बात करें और अगर हम रिस्क की बात करें तो कहां क्या फर्क पड़ रहा है ना। लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट फर्स्ट। कॉस्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कॉस्ट की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिबेंचर फर्स्ट। नाउ डिबेंचर का क्या मतलब है कि हमने क्या किया, डेट लिया, बैंक से हमने लोन लिया, तो क्या बैंक को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है क्या? नो, बैंक को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। और जाहिर सी बात है बैंक ने जब हमें लोन दिया था तो बैंक इतना तो सोच के चल रहा था कि हम इससे वापस कैसे वसूलेंगे, हो सकता है उसने हमारा कोलैटरल भी रखा हो, राइट। सो बैंक को इस बात से मतलब नहीं है कि मेरा बिजनेस कैसा कर रहा है, नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स बैंक चाहेगा, बैंक की इच्छा होगी कि भाई इसका बिजनेस चले ताकि ये टाइम से मेरे को क्या कर दे, पेमेंट कर दे, बट वो उसके लिए बॉदर्ड नहीं है। बॉदर्ड होगा क्या बैंक? नहीं होगा। बैंक इज लीस्ट बॉदर्ड। अब बैंक ने मेरे को डेट दिया, बैंक ने मेरे को लोन दिया, तो बैंक क्या चाहेगा कि उस लोन पे उसे रेगुलर बेसिस पे क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट मिलता रहे, है ना। तो लोभ कम है डिबेंचर वाले को, है ना, ये ज्यादा लोभी नहीं होते। और यही रीजन है कि आपने कहा कि डिबेंचर जो होता है हमारे को क्या होता है, ये कॉस्ट की अगर हम बात करें तो यहां एक फिक्स्ड कमिटमेंट हमारा होता है, दैट व्हाट वी हैव टू फुलफिल। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट लायबिलिटी बनती है। तो बैंक ने अगर हमें लोन दिया तो बैंक उसके साथ क्या बोलता है कि आपको ये फिक्स्ड इंटरेस्ट हमारे को क्या करते रहना है, पे करते रहना है, लेट्स से एट द रेट ऑफ 10%। तो मान लो 10% का इंटरेस्ट रेट पे हमारे को क्या मिला, लोन मिला, किससे, बैंक से। जैसा मैंने कहा आपसे कि ये जो है, अब ये हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ये हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इनकी एक्सपेक्टेशन कम है, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, कम है। सो डिबेंचर की अगर हम बात करें तो आप ये देखोगे कि इसका जो कॉस्ट होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है। कंपैरेटिवली क्या होता है, लो होता है। अब उसके बाद आता है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर, इसका नाम ही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, में प्रेफरेंस शेयर है। तो अच्छा, डेट वाले ना ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते, डेट वाले ज्यादा रिस्क भी नहीं लेते। सो डेट वाले अगर आपको सस्ता में फंड दे रहे हैं ना, 10% पर उन्होंने आपको फंड दे दिया, मान लो उस 10% को हम अभी सस्ता कह रहे हैं, तो डेट वाला रिस्क भी नहीं लेगा। वो कहेगा कि अगर आपके बिजनेस में कुछ भी गड़बड़ हुआ, भाई साहब पहले मेरा प्रिंसिपल मुझे वापस कर देना। वो लाइन में सबसे आगे खड़ा रहेगा और आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट वाले को क्लियर करना है। यानी कि डेट वाले को क्लियर करना है, उसके बाद प्रेफरेंस वाले का नंबर आया, तो किसका रिस्क ज्यादा हो गया बताओ, प्रेफरेंस वाले का रिस्क ज्यादा हो गया। सो डेट रिस्क भी नहीं ले रहा होता,
जो भी आपको फंड लेंड कर रहा है वो रिस्क लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ये कहना होता है कि भाई आपका जो बिजनेस है आप चलाओ, बस मेरे को इंटरेस्ट देते रहो, मेरे को मतलब नहीं आपके अफेयर से। बट प्रेफरेंस वाले का ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस इज नथिंग बट अ शेयर कैपिटल। ये भी शेयर कैपिटल है, बट ये कह रहा है मेरे को प्रेफरेंस दो। मेरे को क्या दो? प्रेफरेंस दो। और प्रेफरेंस क्या? तो इसने कहा कि मुझे सबसे पहले तो मेरे को फिक्स्ड इनकम चाहिए। इसने कहा कि मेरे को 15% का तो इनकम चाहिए, ये मेरा फिक्स्ड है, इतना तो मेरे को दे ही दो। और अगर आपको कल के डेट में नुकसान होता है तो जैसे आपने डेट वाले को सिक्योर करके रखा है ना कि मैं तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दूंगा, वैसे ही मुझे भी सिक्योर करो। तो कहीं ना कहीं देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है ये कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव है ना, ये खुल के रिस्क ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है ना। ये कह रहा है कि मैं लाइन में हूं सेकंड नंबर पे, 15% पे है, और चूंकि इसको आपको डेट के बाद क्लियर करना होता है, दैट इज व्हाई प्रेफरेंस वर्ड इज यूज्ड, बिकॉज दिस शेयर कैपिटल इज व्हाट? प्रेफर्ड। सो हम कहते हैं 15% पे हमने क्या किया? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को इश्यू किया। अब जरा गौर करना, इक्विटी वाले का नंबर सबसे लास्ट में आता है, मिले या ना मिले इसकी भी गारंटी नहीं रहती। तो ये अगर हम इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं, और आप जानते हैं हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। सो होता क्या है कि अगर इक्विटी शेयर वाले सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन भी क्या है? हाई है। और चूंकि इनकी एक्सपेक्टेशन हाई है इसीलिए ये रिस्क भी हाई लेने को क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। सो इन दैट सेंस व्हाट वी कैन से कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसका जो रिस्क इन्वॉल्व होगा दैट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट। और मीडियम डाल देते हैं किसको? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। दोनों के कंपैरेटिव में अगर देखें तो इसको किस में डाल दिया? मीडियम में डाल दिया। तो हमने कहा कि इक्विटी शेयर कैपिटल वाला जो है ये लेट्स से एक्सपेक्टेशन जो है इसकी फिक्स नहीं होता, इसमें एक्सपेक्टेशन जो है इसकी लेट्स से ऑफ 20%। ये कितना रिटर्न चाहता है? ये 20% रिटर्न चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे महंगा कैपिटल मेरा कौन सा है? इक्विटी शेयर सबसे महंगा कैपिटल है मेरा। सबसे सस्ता कैपिटल कौन सा है? डिबेंचर मेरा सबसे सस्ता कैपिटल है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? हम कहते हैं सर कॉस्ट में तीनों में फर्क है, तो क्या तीनों कैपिटल का इंपैक्ट हमारे वैल्यू ऑफ फर्म पे सेम होगा क्या? नहीं होगा ना। तो जाहिर सी बात है इसका एक प्रॉपर मिक्स क्रिएट करना जरूरी है जो हमारे फर्म के वैल्यू को क्या करे? मैक्सिमाइज करे। जो हमारे फर्म के वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, ये एक मिक्स हमारे को क्रिएट करना जरूरी है। फर्म का वैल्यू कब मैक्सिमाइज होगा? जब मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? मिनिमाइज्ड होगा। तो हमें अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। हमें WACC को भी क्या करना है? मिनिमाइज करना है। तभी जाके हमारा वैल्यू क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। सो एक एप्रोप्रिएट मिक्स क्रिएट करने की आवश्यकता है। लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल। अच्छा, हमने फिर से शुरू करते हैं डेट से। डेट लेने से क्या कंट्रोल का ट्रांसफर होता है? हमने बैंक से लोन लिया तो क्या बैंक को मेरे बिजनेस में इंटरेस्ट है? क्या बैंक को मेरे बिजनेस पे कमांड है? नहीं। तो हम कहते हैं नहीं, कंट्रोल डेलीगेट नहीं होता, कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। सो आप देखोगे डेट का कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये कंट्रोल को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको फिक्स्ड इनकम से मतलब है। बैंक कहता है मेरे को 15% 10% का मैंने तेरे को इंटरेस्ट पे दिया है, मेरे को 10% दे दे भाई, आगे मेरे को किसी बात से कोई मतलब नहीं है। बात करो इक्विटी शेयर कैपिटल की, यहां आपका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। यहां आपका कंट्रोल डाइल्यूट, मान लो आपके पास टोटल 100 शेयर्स हैं आपकी कंपनी में। टोटल कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स हैं। एंड दे आर 2 शेयर होल्डर्स। 2 शेयर होल्डर्स हैं, दोनों के पास 50% की शेयर होल्डिंग है। ठीक है। अब आप कहते हैं कि मैं इक्विटी इश्यू करूंगा और यहां से मैं फंड कलेक्ट करूंगा। ठीक है। सो लेट्स से 10 रुपए का आपका एक शेयर है। अब आपने क्या किया? आपने क्या किया? मार्केट में 100 शेयर्स और इश्यू कर दिए। तो जैसे ही आपने 100 शेयर्स और इश्यू किए तो इसका मतलब ये जो 50% का आपका जो ओनरशिप है, ये ओनरशिप घटेगा या बढ़ेगा? कम हो जाएगा ना। ये ओनरशिप कम हो जाएगा क्योंकि आप इसी में से क्या कर रहे हो? शेयर इश्यू करोगे ना तो टोटल इफेक्टिव जो वैल्यू है वो टोटल इफेक्टिव वैल्यू क्या होने लगता है? रिड्यूस होने लगता है। तो यानी कि जितना ज्यादा हम इक्विटी इश्यू करेंगे, क्योंकि ये ओनर का फंड है, जितना ज्यादा इक्विटी इश्यू करेंगे उतना ज्यादा ओनर की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। और जितना ज्यादा ओनर की संख्या बढ़ेगी तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका इफेक्ट कंपनी पे क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। उनकी होल्डिंग क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। तो जरा एक बात बताओ, आपने स्टार्टअप शुरू किया है, 1 लाख चाहिए आपको, आप 2 पार्टनर हो, 50% शेयर होल्डिंग पे, आप गए पिच करने के लिए किसी से फंड चाहिए आपको।
है ना। आप फंड लेने के लिए गए, आपने उनको अपना पूरा प्रोजेक्ट सुनाया, वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करूंगा, कितना चाहिए? आपने कहा मेरे को मान लो 2 लाख रुपया और चाहिए। आपने कहा मेरे को 2 लाख रुपया और चाहिए, तो वो कहता है मैं आपको 2 लाख रुपये दूंगा बट मेरे को 51% का शेयर ट्रांसफर कर दो। क्या आप करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि 51% शेयर ट्रांसफर करने का मतलब हुआ कंपनी उसको दे देना, ओनरशिप क्या हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। तो जाहिर सी बात है हम ये भी नहीं करेंगे। हम कहते हैं फंड तो आ रहा है सर, फंड तो आ रहा है तो ले लेते हैं ना। हम बोलेंगे नहीं ये भी नहीं करेंगे। कहने का मतलब व्हाइल डिसाइडिंग सोर्सेज ऑफ फंड हमें इस बात पे भी ध्यान रखना है कि जो एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उनका ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। तो आपको इस तरह से फंड कलेक्ट करना है कि एग्जिस्टिंग जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि फंड का इंपैक्ट कंट्रोल पे भी होता है। तो आप क्या बोलोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या करता है? डाइल्यूट कर देता है। किसको? ओनरशिप को। ये क्या करता है? डाइल्यूट करता है ओनरशिप को। लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क। बताओ कंपनी को सबसे कम रिस्क किसमें है? कंपनी को अब 2 पार्टी रिस्क ले सकते हैं। देखो हाँ ऐसे हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये कंपनी है ठीक है, और ये सोर्स है मेरे फंड का। ये क्या है? ये सोर्स है। अब 2 बातें होती है हमेशा, हमेशा ध्यान में रखना। या तो कंपनी का रिस्क ज्यादा होगा, कंपनी का रिस्क अगर ज्यादा है तो सोर्स का रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या तो कंपनी रिस्क कम लेगी, कंपनी का रिस्क अगर कम है तो सोर्स का रिस्क क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये रिलेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ये रिलेशन आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो एक बात बताओ मुझे, इन तीनों तरह के कैपिटल में कौन ऐसा है जो रिस्क लेने को तैयार नहीं है? डेट वाला। डेट वाला क्या कहता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट लायबिलिटी। मेरे को मतलब नहीं है कि आपने बिजनेस किया नहीं किया, आपका सामान बिका नहीं बिका, आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, इन सब बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपने फिक्स्ड कमिटमेंट किया हुआ है, आप पे फिक्स्ड लायबिलिटी है, आप मेरे को मेरा पैसा क्या करो? दे दो। अब आप जहां से दो, गाड़ी बेच के दो या घर बेच के दो, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या बोल रहा है? यानी कि वो बैंक क्या कर रहा है? रिस्क ले रहा है क्या? नहीं, वो रिस्क नहीं ले रहा है, वो रिस्क नहीं ले रहा है। तो आपका रिस्क यहां क्या है? बेसिकली हाई है। आपका रिस्क क्या है? हाई है, बिकॉज यू हैव टू पे हिम, यू हैव टू पे देम। नो मैटर व्हाट आप कहां से पैसा लाते हैं, आपको उनको पे करना ही होगा, बिकॉज दैट कम्स विद व्हाट? फिक्स्ड लायबिलिटी। तो डेट के केस में क्या देखते हैं कि हमारा जो रिस्क है एज अ बिजनेस दैट बिकम्स व्हाट? हाई, ये बढ़ जाता है। अब जरा इक्विटी की बात करो। इक्विटी में कौन रिस्क ले रहा है? इन्वेस्टर, जिसने आपकी कंपनी में शेयर खरीदा है। तो जिसने आपकी कंपनी में शेयर खरीदा है वो कहता है कि मेरे को तब देना जब तुम इंटरेस्ट दे चुके, जब तुम टैक्स दे चुके, तब जो बचेगा उसमें से मेरे को दे देना। तो इंटरेस्ट हटाओ, टैक्स हटाओ, क्या बच गया? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से भी प्रेफरेंस वाला पहले, उसके बाद इक्विटी वाला। तो प्रेफरेंस इक्विटी को एक साथ रख लेते हैं यहां। तो हम कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स में से वो क्या कहता है? मतलब नेट इनकम में से वो क्या मांग रहा है? वो प्रॉफिट। ऑपरेटिंग इनकम में से नहीं मांग रहा है। इंटरेस्ट वाला किससे मांग रहा है? वो ऑपरेटिंग से मांग रहा है ना। वो कहता है कि भाई ईबीआईटी जो आया ना आपका, उसी में से मेरे को दे दो, मैं आप पे मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, मैं रिस्क नहीं लूंगा। लेकिन इक्विटी वाला क्या है? रिस्क लेने को तैयार है, तो वो ज्यादा रिस्क ले रहा है। तो कंपनी का रिस्क क्या हो जा रहा है? प्लस। कंपनी के लिए क्या है? वो लेस रिस्क है। अब जब सारे फंड को गौर से देखो, हम कहते हैं कहीं कंट्रोल जा रहा है हाथ से बाहर, कहीं कॉस्ट का फर्क हो जा रहा है, कहीं रिस्क का फर्क हो जा रहा है। और जाहिर सी बात है कि हमें कॉस्ट, कंट्रोल एंड रिस्क, इन तीनों को ध्यान में रख के, अब आप कहते हो सर एक प्रॉब्लम है, तीनों ऑब्जेक्टिव को एक साथ सेटिस्फाई कैसे करें? कॉस्ट को पकड़ेंगे तो कंट्रोल भागेगा, कंट्रोल को पकड़ेंगे तो रिस्क पे असर होगा। यस और नो? हम कहते हैं तीनों ऑब्जेक्टिव को तो एक साथ आप सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते ना, प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल है ना। तो आप तीनों को एक साथ सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। सो दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। आपको इस तरह से अपने फंड को सोर्स करना है कि आप अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सके। आपको इस तरह से फंड सोर्स करना है कि जो एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर है उनका ओनरशिप डाइल्यूट ना हो। आपको इस तरह से फंड को सोर्स करना है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो? कम से कम हो।
अगर आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होगा, इसका मतलब आप अपने वैल्यू ऑफ फर्म को क्या कर पाओगे, बढ़ा पाओगे। और किसी भी कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है वो इसी बात से होता है कि आपके फर्म की वैल्यू क्या है, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है। और मार्केट वैल्यू का डिटर्मिनेशन कैसे हो सकता है, तो वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यही तो कैपिटल है ना आपके पास, तो मार्केट कैप तो इसी से पता चलेगा। तो आप क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, इससे आपको पता चलेगा कि आपके फर्म की वैल्यू क्या है, इजंट इट? ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ये तीनों को सेटिस्फाई करना मुश्किल है, लेकिन इन तीनों को हम ध्यान में रखते हैं व्हाइल डिसाइडिंग आवर व्हाट, कैपिटल स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स हियर, मैं फिर से आपको दिखाता हूं। जो कैपिटल स्ट्रक्चर हम करेंगे, जो हम कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, तो उस दौरान हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। तो आपने क्या कहा सबसे पहले, सर मैक्सिमाइज, क्या करना है हमारे को, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो हम ऐसे कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म या वी सिंपली मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ फर्म। फर्दर हमने क्या कहा कि हमें क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा किसको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना होगा, या WACC को क्या करना होगा, मिनिमाइज करना होगा। अच्छा बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करने के लिए हमें KE को भी मिनिमाइज करना होगा और हमें KD को भी मिनिमाइज करना होगा, यस और नो, एंड KP को भी मिनिमाइज करना। जब तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमाइज नहीं होगा ना, तब तक तो जाहिर सी बात है हमारा वैल्यू तो बढ़ ही नहीं सकता। तीसरी बात हमने क्या कहा था, हमने कहा था प्रिजर्व करना है हमें, प्रिजर्व किसको, एग्जिस्टिंग मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग, यस और नो। मतलब ऐसा ना हो कि फंड लेने के चक्कर में हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग मतलब ओनर को ही डाइल्यूट कर दिया। ऐसा ना हो कि फंड लेने के चक्कर में हमने क्या किया, ओनर को ही डाइल्यूट कर दिया, ओनर का ही कंट्रोल नहीं रहा कंपनी पे। तो हमें कंट्रोल को भी ध्यान में रखना है। क्या करना है, कंट्रोल को भी ध्यान में रखना है, फर्म के वैल्यू को भी मैक्सिमाइज करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करना है, और मेजॉरिटी स्टेक होल्डर के कंट्रोल को हमें क्या करके चलना है, प्रोटेक्ट करके चलना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर इन दिस चैप्टर। बात आई समझ में, चैप्टर में क्या करना है, समराइज करूं मैं। आपने क्या कहा कि सर इस चैप्टर में वी हैव टू डिसाइड द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना इज नथिंग बट अ फाइनेंसिंग डिसीजन, वे वी डिसाइड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड, कि कहां से हम फंड को प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोर्सेज ऑफ फंड की बात करते हैं तो ये इतना आसान नहीं है। हम कहते हैं ठीक है, हमारे पास डेट है, हमारे पास इक्विटी है, दो तरह के सोर्सेज, दो तरह के फंड है जो हम प्रोक्योर कर सकते हैं। इक्विटी हमारा अपना खुद का फंड है, ओनर्स फंड है वो, और जब डेट की बात करते हैं तो आउटसाइडर से हम बोरो करते हैं, राइट। लेकिन हमने क्या कहा कि प्रॉब्लम ये है कि डेट एंड इक्विटी का एक एप्रोप्रिएट मिक्स हमारे को तैयार करना होगा, जो एप्रोप्रिएट मिक्स जो है हमारे वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करे, बढ़ाए। हमें वैल्यू ऑफ फर्म को क्या करना है, बढ़ाना है। और इसीलिए हमने कहा, इसका मतलब ये हो गया कि जो वैल्यू होगा मेरे डेट का और वैल्यू होगा मेरे इक्विटी का, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो मेरा वैल्यू ऑफ फर्म होगा। सो डेट एंड इक्विटी की अगर हम बात करें तो किसको कितने अमाउंट में ले, इससे पहले हमें यह देखना होगा कि डेट एंड इक्विटी के साथ कुछ रिस्क एसोसिएटेड होता है, इसका कंट्रोल पे इंपैक्ट होता है, और इसके साथ कुछ कॉस्ट एसोसिएटेड होता है। और इन तीनों को ध्यान में रख के ही हम क्या कर सकते हैं, डेट इक्विटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और एक एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है जो हमारे फर्म के वैल्यू को बूस्ट करे, शेयर होल्डर्स, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो है हमारे, उनके राइट्स डाइल्यूट ना हो, ओनरशिप डाइल्यूट ना हो, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम क्या करके रख सकें, मिनिमाइज करके रख सकें। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। ठीक है, तो जरा ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस डील इन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन डील इन, क्या क्या बोला आपने। सबसे पहला आप क्या कहते हैं, अमाउंट। सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना होता है, अमाउंट। व्हाट इज अमाउंट, एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स के आधार पे हम डिसाइड करते हैं किसको, सोर्सेस को। किसको डिसाइड करते हैं, सोर्सेस को। एंड सोर्सेज इज नथिंग बट द फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग। फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग, कितने फॉर्म है हमारे पास फाइनेंसिंग के, दो फॉर्म मान के चलते हैं, डेट एंड इक्विटी।
तीसरा आ जाते हैं, और तीसरे में हम बात करते हैं इनके मिक्सचर की। किसके? फॉर्म्स की। फॉर्म्स हमारे पास डेट है और इक्विटी है, इनके मिक्सचर की बात करते हैं। डेट को डिनोट कर दिया डी से, इक्विटी को एस से। मिक्स की बात करते हैं। मिक्स का मतलब क्या हुआ? रिलेटिव प्रोपोर्शंस कह सकते हैं, रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ फंड। सो रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ फंड का मतलब क्या हुआ? कितना डेट और कितना इक्विटी। जैसे हमने कहा 90% इक्विटी एंड 10% डेट, तो प्रोपोर्शन यहां से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 90% क्या है मेरा? इक्विटी है, और 10% क्या है? डेट है। तो ये तीन डिसीजंस प्राइमरीली आपको देखने को मिलेंगे व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट? द कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। डन? सो नाउ टेल मी, इस आधार पे अगर हम आगे बढ़ें और मैं आपसे पूछूं, ये बताओ वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा? वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होगा बताओ? तो वैल्यू किससे डिटरमिन होगा? तो हमने कहा सर जो हमारा कैपिटल है, और कितने कंपोनेंट है? दो कंपोनेंट है, एक डेट है और एक इक्विटी है। सो वैल्यू ऑफ फॉर्म को मैं ऐसे कह सकता हूं, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, वैल्यू ऑफ फॉर्म की अगर हम बात करें तो हम किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? तो आप क्या कहते हो सर? आप मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो, है ना? इसका मतलब वैल्यू ऑफ डेट की बात कर रहे हैं तो किस वैल्यू की बात कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हमने कहा जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाता है वैल्यू ऑफ फॉर्म। मिल जाता है ना वैल्यू ऑफ फॉर्म? इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फॉर्म वी एफ या वी, ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ फॉर्म वी या वी एफ इज इक्वल टू क्या हुआ बताओ? वैल्यू ऑफ डेट एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डेट इज डी एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी इज एस। हुआ या नहीं हुआ? तो ये मेरा क्या हो गया? वैल्यू ऑफ फॉर्म। तो आप क्या कहते हैं? V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फॉर्म, D इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड S इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स मतलब क्या हो गया? इक्विटी शेयर्स। तो V इज इक्वल टू व्हाट? D प्लस S। V is equal to what? D plus S. Market value of debt and market value of equity. अब जैसे जैसे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को आप बढ़ाओगे, वैसे वैसे आप देखोगे आपका फॉर्म का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना? तो अब मेरे को एक बात बताइए आप कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेट? KD, ठीक है? KD इज इक्वल टू KD इज इक्वल टू, कोई उठा लो ना, KD इज इक्वल टू, इरिडीमेबल ही उठा लो। KD इज इक्वल टू क्या होता है? D, डिबेंचर में D, इंटरेस्ट अपन NP, टैक्स को हटा देते हैं, है ना? नो टैक्स मान के चलते हैं हम इसमें। तो हमने कहा KD इज इक्वल टू I अपन NP। ये मेरा क्या है? KD है। मतलब इंटरेस्ट अपन मार्केट प्राइस। मैं ऐसा कह सकता हूं इंटरेस्ट अपन मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू, कह सकते हैं या नहीं कह सकते? है ना? इंटरेस्ट अपन मार्केट वैल्यू। एंड व्हाट इज KE?
डी अपन एनपी इज इक्वल टू डी अपन एनपी प्लस जी। अगर हम ग्रोथ मॉडल लेके चलते, डी अपन एनपी लेके चलते, तो ये क्या हो गया मेरा, डिविडेंड अपन मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस किसका, इक्विटी का। किसका, इक्विटी का। मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू किसका, इक्विटी का। ठीक है, राइट होगा ना। अब जरा गौर करो आप मेरे को कि ये हो गया मेरा, अगर मैं मार्केट वैल्यू निकालूं डेट का और मार्केट वैल्यू निकालूं इक्विटी का, तो क्या होगा जरा देखो। हमने क्या कहा, वैल्यू, इसको हम कह देते हैं मान लो वैल्यू ऑफ डेट, और इसको हमने कह दिया वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो जरा देखो, वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपन केडी एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड अपन के। हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, हमने कहा वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब बताओ वैल्यू ऑफ डेट कितना है, आई अपन के डी प्लस डी अपन के ई, होगा ना। आई अपन के डी को हमें क्या करना है, डी अपन के ई से टोटल कर देना है, हमारा क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, के डी प्लस के ई इज इक्वल टू ओवरऑल कॉस्ट, हुआ या नहीं हुआ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसी को हम कहते हैं के जीरो। कहते हैं या नहीं कहते हैं, के जीरो इज इक्वल टू व्हाट, के डी प्लस के ई। तो हम इस, यहीं से हमारा क्या निकलता है, वेटेड एवरेज। तो ये मेरा क्या हो गया, हम इसको कह सकते हैं WACC, यही से निकलेगा ना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब जरा गौर करो, ये क्या है मेरा इंटरेस्ट, ये क्या है मेरा डिविडेंड, ये क्या है मेरा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ठीक है। सो इंटरेस्ट कहां से आता है, ईबीआईटी से, और डिविडेंड जाता है कहां से, ईबीटी से। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इन दोनों ही फंड को एक साथ देखना चाहें, जब दोनों के अफेक्ट में देखना चाहें, तो कैन वी से दैट द ईबीआईटी। तो जरा गौर करो, वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वी गेट ईबीआईटी अपन के जीरो। अब के जीरो मेरा क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि के जीरो मेरा क्या है, तो आप कहते हो सर के जीरो है आपका ईबीआईटी अपन WACC, है या नहीं है बताओ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दे या वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो क्या ये हमारे को वैल्यू दे देगा फर्म का, आप बोलोगे हाँ सर, ये आपको क्या करेगा, फर्म का वैल्यू दे देगा। सो वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू ईबीआईटी अपन के जीरो और ईबीआईटी अपन WACC। where K0 is equal to WACC, EBIT हम जानते हैं VF is equal to